हेलो गाइस, आई थिंक आपको हमारे जीएवर्स की सीरीज जो है अच्छी लग रही है और उसमें हमने जो आपके 4 चैप्टर्स हैं उसको कवर कर लिया था। हमने शुरुआत किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, फिर हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा, फिर हमने 2 इंपॉर्टेंट रिलीजन सेक्ट जो कि आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म उसको कवर कर लिया। और उसके जस्ट बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं इंडिया की पहली सबसे जो आपकी एक्सटेंडेड, जिसको हम डायनेस्टी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि हम आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न डायनेस्टी को लेकर के, और ऐसा नहीं है कि इनसे पहले जो आपका मगध है उसमें किसी का शासन नहीं था, हर्यक, शिशुनाग, अलग अलग डायनेस्टीज थे। बट ये जो मॉडर्न डायनेस्टी है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको लेकर के हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौर्यन एम्पायर को लेकर के। ठीक है, 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक ये शासन का बना रहा था। अगर हम बात करते हैं मौर्यंस को लेकर के, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मौर्यंस आखिर थे कौन। ठीक है, इनके ओरिजिन के बारे में बहुत सारी बातें अलग अलग जगह से हमको पता चलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में हमें कोई एक स्रोत नहीं मिलता है जो ये बता दे कि हाँ ये क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे या वैश्य थे या शूद्र थे। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें हमें पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुराण और मुद्रा राक्षस है ना, मुद्रा राक्षस एक बहुत अच्छी किताब है जिसको विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे चंद्रगुप्त की मदद से, है ना, संस्कृत प्रेवाई विशाख दत्त, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त ने, है ना, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से नंद डायनेस्टी को ओवरटेक करके मौर्य शासन जो है, मौर्य साम्राज्य जो है उसकी स्थापना की थी। तो वहां पे बताया गया है कि जो मौर्यांस है वो लोअर ओरिजिन के, है ना, मतलब एक तरीके से हम्बल ओरिजिन के हैं, शूद्रास कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि इंस्क्रिप्शन वगैरह इसके बारे में आगे जरूर पढ़ेंगे हम, वो बताया गया है कि वैश्य ओरिजिन के हैं, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि वो क्षत्रिय लीनियज के हैं। ठीक है, तो ये बता देना कि मौर्यंस का जो लीनियज है वो क्या है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें हमें पता चल रही हैं। क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में करते चलेंगे जो हमारे एग्जामिनेशंस में अलग अलग जगह पे हमसे पूछा गया है। पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। अब इन चारों में ही आपको बताना है ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ठीक है, तो इन चारों में देखिएगा, सबसे पहले आपका अभी हमने देखा कि 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व जो है यही आपका मॉडर्न डायनेस्टी है। और बाकी सारे डायनेस्टीज जो हैं, या तो एक तो गुप्ता पीरियड है और बाकी पोस्ट मॉडर्न है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि पोस्ट मॉडर्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमारा बट फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लिया जाए किसी तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। तो मॉडर्न डायनेस्टी का पार्ट कौन नहीं था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अजाद शत्रु है। तो आप देखिएगा अजाद शत्रु जो है वो मॉडर्न डायनेस्टी का पार्ट नहीं है। ठीक है, और बाकी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों जो है आपके किसके पार्ट हैं, तो ये मॉडर्न डायनेस्टी के पार्ट हैं। कमेंट सेक्शन में बताना है कि अजात शत्रु की डायनेस्टी का नाम क्या है और इसका एक और नाम क्या है। ठीक है, ठीक है, इसका एक और नाम है, बहुत फेमसली इसको जाना जाता है, क्या नाम है। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में, जिससे हमको पता चलता है किसके बारे में, तो मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है इंडिका, जिसको लिखा गया था किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। अब ऐसा है कि इंडिका अपने ट्रू फॉर्म में तो हमारे पास नहीं है, जिस तरीके से मेगास्थनीज ने इंडिका को लिखा था वो तो हमें नहीं मिला, मगर उस इंडिका को रेफर करके अलग अलग राइटर्स ने भारत के बारे में जो अलग अलग चीजें बताई है, उससे हमने ये जान लिया कि इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, है ना। तो मतलब किसी थर्ड पार्टी ने किसी फोर्थ पार्टी को कुछ बताया, हमने किसी फोर्थ पार्टी के पास जाके जानकारी इकट्ठा की और पता चल गया कि थर्ड पार्टी ने हमारे लिए क्या बोला था। ऐसा तो होता ही रहता है हमारे घरों में। तो रिटन बाई द ग्रेट जो एम्बेसडर है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था, प्राइमरी अकाउंट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो समाज है और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा था उसके बारे में पता चलता है। और यहां पे आप देखिएगा एक हाईली डिबेटेबल चीज है कि वो जो भारतीय समाज है उसको 7 वर्गों में, 7 क्लासेस में डिफाइन करने का काम कर रहा है, जिसको हम आगे देखेंगे कि ये 7 क्लासेस है क्या। फिर मुद्रा राक्षस, जो कि मैंने आपको बताया विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, एक संस्कृत नाटक है ना। उसमें बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से राजा बनते हैं और चाणक्य उनकी किस तरीके से मदद करते हैं। और यहाँ पे जो सोशल ओरिजिन है, किस तरीके से मौर्यास जो कहां से आते हैं, जैसे शूद्रास बताया गया था, मैंने आपको अभी बताया, वो उनके बारे में भी बता रहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र बाद रिटन बाय, हमने अर्थशास्त्र किसका लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। विष्णुगुप्त भी इनका नाम है और चाणक्य भी इनका नाम है। ठीक है, फिर कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज मेनली, है ना, किसके बारे में बात करता है, तो पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन्स और मिलिट्री एस्पेक्ट्स। तो जब मैं छोटा था मुझे लगता था अर्थशास्त्र है, जनरली हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो हो सकता है कि इकोनॉमी पे डील करता होगा, बट नहीं, ये जो है पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, और
इसमें वही राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए, राजा का मंत्री परिषद कैसा होगा, उसमें कितने लोग होंगे, सप्तांग थ्योरी है, तमाम चीजों के बारे में बात करता है। एक एक करके सब देखेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे देख लीजिए, द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, एडिटर ऑफ द कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थशास्त्र कितना पहले लिखा गया होगा, उसी फॉर्म में हमको मिला होगा। उसका एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आर श्यामा शास्त्री जी को मैसूर में मिला था, ठीक है, और बाद में इन्होंने ही 1905 के बाद इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि यही एक क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं पता होगा, बट बाकी सारे क्वेश्चन जो है इजी है, ठीक है। आगे देखिए, हम बात कर लेते हैं चाणक्य को लेकर के। चाणक्य जो कि आजकल के जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं खुद को चाणक्य का टाइटल देना चाहते हैं कि वी आर नॉट द किंग बट वी आर द किंग मेकर, है ना। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हम चाणक्य कहते हैं। जैसे आपके एक दो एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी हाल ही में बिहार के जो चाणक्य कहे जाने वाले खुद ही चुनाव में आए थे इस बार, प्रशांत किशोर, है ना, उनको भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बोला जाता था। तो यही है, चाणक्य की भूमिका यही होती है कि वो खुद राजा नहीं होते हैं, राजा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, टाइम पीरियड है 370 से लेकर के 283 ईसा पूर्व। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट है, टीचर एंड मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मैकेवेली हैं, जो आप देखिएगा वेस्ट के राइटर है, और जैसा वो सोचते थे, ठीक है, उनके भी द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उस किताब का नाम है आई थिंक एम्परर या कुछ किंग करके, जिसमें उन्होंने भी तमाम चीजें बताई थी। जैसे आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल कोट बहुत ज्यादा फेमस है कि द फर्स्ट थिंग अबाउट द पॉलिटिक्स इज ऑलवेज स्टे इन द पावर, है ना, कि अगर आप पॉलिटिक्स में है, अगर आप शासन में है, तो आपको हमेशा शासन में बने ही रहना है कैसे भी करके। ये तमाम चीज आपको मैकेवली वगैरह वाली किताबों से देखने को मिलेंगी। जैसे अर्थशास्त्र है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। सब चीजें कहां से निकल के आती हैं, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है कि एम्पायर जो है उसको कैसे रूल करना चाहिए, है ना। और इनिशियली वेंट टू धनानंद, मतलब चंद्रगुप्त सॉरी जो आपके चाणक्य हैं पहले धनानंद के पास जाते हैं बताने के लिए कि भाई तक्षशिला से पढ़ के आए हैं, बहुत सारी जानकारी है। बट धनानंद क्योंकि वो पैसे में, नशे में इतना ज्यादा मशहूर रहता था कि उसको नहीं समझ में आया कि वो किससे पंगा ले रहा है, और बेइज्जती कर देता है किसकी, तो चाणक्य जी की बेइज्जती कर देता है। फिर बोलते हैं ठीक है, मैं अपनी शिखा मतलब जो उनका बाल है उसको खोल रहा हूँ, और जब तक इसको नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। और इवेंचुअली ऐसा होता ही है। सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त सन, मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पे भी, उसके बेटे के टाइम पे भी ये प्राइम मिनिस्टर का काम करेंगे, है ना, बिंदुसार के टाइम पे भी ये करते हैं। और यही जो है साप्तांग थ्योरी देने का काम करते हैं। साप्तांग थ्योरी क्या है, किस तरीके से राजा को राज करना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, स्टेट जो है, राज्य है, उसमें कौन कौन होंगे, तो सबसे ऊपर राजा सेंटर में होंगे, फिर आमत्य जो है, जो उनके मिनिस्टर्स है उनके नीचे होंगे, फिर जनपद जो है, मतलब जो टेरिटरी हो गया, जो पॉपुलेशन हो गया, फिर दुर्ग, मतलब जो आपका पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसको कंट्रोल चारों तरफ से कीजिए, दुर्ग बनाइए। कोष मतलब ट्रेजरी भी होना चाहिए, खजाना होना चाहिए राज्य को चलाने के लिए। आर्मी किस चीज के लिए, तो आर्मी इसको बल भी कहते हैं, किस चीज के लिए, तो न्याय देने के लिए। क्या देने के लिए, न्याय देने के लिए, ठीक है। कितना अच्छे तरीके से न्याय बोला जा रहा है। बट वही है कि राजा के अगेंस्ट बोलेगा तब भी तो आप आर्मी का यूज कर सकते हैं ना। और सबसे लास्ट में मित्र, वो राज्य जो आपके राज्य से बाहर है मगर फिर भी आपका एलाई है, उसको हम मित्र बोलेंगे, ठीक है। तक्षशिला से ये पढ़ के आए थे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और तक्षशिला मॉडर्न डे आपको कहाँ है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि भारत में तो नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था मगर भारत में तो नहीं है। कहाँ है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। कितना इजी सा सवाल है, अभी हमने देखा कि वो तक्षशिला से पढ़ करके आए थे, वहां पे आचार्य भी थे। अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। तीन ही इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमको पढ़ना है जिन्होंने मौर्य शासन काल में क्या किया, अच्छे से शासन किया। सबसे पहले हमारे कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिन्होंने सत्ता रखी 322 ईस्वी ईसा पूर्व में। और किसकी मदद से रखी थी, तो चाणक्य की मदद से। किसको हरा करके, तो नंद वंश के आखिरी जो शासक हैं धनानंद, उनको हरा करके, ठीक है। और यहीं पे देखिएगा मौर्यन एम्पायर जो है उसकी स्थापना होगी। उसी समय आप देखिएगा लगभग 322 से 326 के आसपास जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट है, वो इंडिया पे अटैक करता है। इंडिया पे अटैक कर रहा होता है ना, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब जो हिंदू कुश वाला इलाका है वहां पे रूल कर रहा होता है। और वहीं पे एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइडस पीस, आई थिंक यही स्पेलिंग है, जो कि अलेक्जेंडर और किसके बीच में होता है, फोरस, ठीक है। अलेक्जेंडर और फोरस के बीच में होता है। कौन से नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो है झेलम। अब बेचारा फोरस यहाँ पे हार तो जाता है, मगर हारने के बाद अलेक्जेंडर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो फोरस बोलता है वही जो एक राजा के साथ करना चाहिए। और इस बात से अलेक्जेंडर इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको उसका जो शासन है, उसका जो एरिया है वापस दे देता है। इससे हम एक चीज सीखने को मिलता है कि जब भी आप हार भी रहे हो जिंदगी में, है ना, अपना कूल काम टेम्परामेंट नहीं खोना चाहिए, बाजी कभी भी पलट सकती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना।
उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त अटैक करते हैं और सेल्यूकस निकेटर को बाद में हरा देते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये अलेक्जेंडर के ही एक मंत्री होते हैं, जो कि अभी मॉडर्न डे टर्की वगैरह वाला जो इलाका है आप देखिएगा ठीक है, पाकिस्तान से आगे बढ़िएगा तो उस तरफ वाला जो इलाका है, जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, टर्की तक ये रूल करने का काम कर रहे थे। और बाद में सेल्यूकस निकेटर को कौन हरा देते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं। ठीक है, और फिर मैट्रिमोनियल टाइज वगैरह होता है, तो मैट्रिमोनियल टाइज एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद जो सेल्यूकस है वो मेगास्थनीज जो कि ग्रीक स्कॉलर है उसको भेजते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और हिंदू कुश का जो पूरा एरिया है उसको क्या करते हैं, एक तरीके से एक्वायर करने का काम कौन कर लेते हैं? चंद्रगुप्त कर लेते हैं। एंड ऑफ लाइफ सबसे लास्ट में जैनिज्म अडॉप्ट कर लेंगे। फिर हमने जैनिज्म में एक चीज पढ़ा था श्वेतांबर दिगंबर वाला, तो दिगंबर लोग के साथ साउथ में चले जाएंगे। आपको बताना है वो कौन से सेंट थे जिनके साथ चंद्रगुप्त जो है वो साउथ की तरफ जाते हैं। वेंट टू द साइट, अच्छा भद्रबाहु लिखा ही हुआ है तो भद्रबाहु आपने देख ही लिया। ठीक है, और जो संलेखना है या फिर उसको परफॉर्म करते हुए जहां पे आपको खुद को भूखा रखना होता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाए, और श्रवण वेलागोला में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैपिटल इनके टाइम पे क्या था? तो पाटलिपुत्र था। कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इतना पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। चलिए, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट, है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो ग्रीक एम्बेसडर भेजा गया था, नाम क्या है उसका? मेगास्थनीज नाम है। ठीक है, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर वाज डिफीटेड बाय, अभी हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको हराता है। ठीक है, और जो मैट्रिमोनियल टाई होता है, उस जो मैट्रिमोनियल टाई होता है उसमें चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है उनसे विवाह भी करता है। उनका नाम आपको क्या बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीक वॉज ड्रिवन इंडिया, मतलब जो ग्रीक्स हैं इनको भारत से बाहर भगा दिया गया था। हिंदू कुश वाले रीजन पर जाके कौन अटैक कर लेते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब तो बात की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, है ना, उसके हिसाब से ईस्ट, क्योंकि वो तो वेस्ट से आ रहा है ना, अगर मान के चलिए ये इंडिया है और वो सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आ रहा है तो उसके हिसाब से तो ये ईस्ट हुआ ना। ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं, ये वेस्ट हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात है। ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं वेस्ट हो गया, उसकी तरफ से तो ईस्ट है। और इस वाले पार्ट को कौन रूल कर रहा है? इस वाले पार्ट को रूल कर रहा होता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर केम अंडर सेल्यूकस निकेटर, जो है उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड फर्स्ट विजिटेड टू इंडिया। अब इन चारों में पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन आया था, ये तो बताना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि इतिहास वैसे कैसे बता सकते हैं, बट इन चारों में सबसे पहले मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मॉडर्न कोर्ट, मेगास्थनीज। देखिए एक ही सवाल जो अलग अलग तरीके से आपसे घुमा फिरा करके सेम ही चीजें पूछी जा रही हैं। अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कहां तक? तो अभी हमने देखा कि हिंदू कुश वाला जो रीजन है पूरा का पूरा वहां तक जो एम्पायर है वो फैला हुआ था। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द मॉडर्न किंगडम वाज, तो कैपिटल क्या है? वो आपका पाटलिपुत्रा है। ठीक है, अब एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि, क्योंकि पहले अगर हम मगध के बारे में बात करें तो उसका कैपिटल कौन था? गिरिवराज कह लीजिए या राजगृह कह लीजिए, है ना। ठीक है, और इसको पाटलिपुत्रा कौन शिफ्ट करता है? तो पाटलिपुत्रा शिफ्ट करते हैं उदयन। ठीक है, उदयन के द्वारा इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया जाता है, और मगध साम्राज्य के टाइम, मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे भी ये पाटलिपुत्रा ही कैपिटल बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त के बेटे जिनका नाम है क्या? बिंदुसार। इनको हम लोग अमित्रघात या अमिट्रोकैट्स भी कहते हैं। कौन से भाषा में? ग्रीक में। कौन से भाषा में? ग्रीक में। बहुत ज्यादा पॉपुलर थे वहां पे। ठीक है, और मेंशन्ड एज सीमसेरी और राजवाली कथा, अलग अलग जगहों पे इनका व्याख्या में मिलता है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट इनको बिंदुपाल भी कहते हैं। बिंदुसार है तो बिंदुपाल होना कोई बड़ा चीज तो है नहीं। अब एक्सपेंशन पॉलिसी में तो जिस तरीके से इनके पिताजी एक्सपैंड कर रहे थे ये भी एक्सपैंड करते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको बोला जाता है कनकरर ऑफ द लैंड बिटवीन द टू सी। जैसे ये है ना आपका, ये अरेबियन सी हो गया आपका, है ना, और ये बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इसके बीच का ये वाला जो लैंड है इसको क्या कर रहे हैं, तरीके से कनकर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, गुड रिलेशन विद द सदर्न किंगडम, जैसे चोलास, चेरास, पांड्यास, ये इंपेरियल वाले हैं, ये इंपेरियल चोलास, चेरास, पांड्यास है। एक जो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अर्ली मिडिवल के टाइम पे वो अलग है, जिसमें आप राजवन इन सब के बारे में पढ़िएगा, बट ये इंपेरियल है। ठीक है, और फिर अब ये संगम पीरियड, एक तरीके से समझ लीजिए संगम पीरियड वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लेफ्ट सदर्न किंगडम्स इंडिपेंडेंट वाइल एक्सपेंडिंग अराउंड देम, है ना। तो क्या होता था ना कभी कभी कि राजा गया, युद्ध किया, उस युद्ध में जीता, बट फिर लगा कि यार यहाँ पे रूल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होता था कि वो वहां से चला जाता था। ठीक है, वापस से मतलब खुद को स्टैब्लिश करके कि आई एम द सुप्रीम, ये कहलवा के वो वहां से चला जाता था। यही चीज यहाँ पे हो रहा है।
कलिंगा ही एक ऐसा इलाका था जिसको वो नहीं जीत पाया था, उड़ीसा वाला कलिंगा, जिसको इनके पुत्र अशोक जीतने का काम करते हैं। अशोका उस समय देखिएगा जब बिंदुसार रूल कर रहे हैं तो वो अवंती के क्या होते हैं, राजकुमार होते हैं। ठीक है, अवंती उज्जैनी कह लीजिए, उसके राजकुमार होते हैं, एक तरीके से वायसराय का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है। कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट? जिसका नाम है महावंशा। महावंशा को कहां लिखा गया था? याद है आप लोग को, बुद्धिज्म हमने पढ़ा था, ये लिखा गया था आपका श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद चाणक्य अभी भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और उस समय एक जो एरिया है तक्षशिला वाला, वहां पे अनरस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आजीविका सेक्ट के ये फाउंडर होते हैं, मतलब फॉलोअर होते हैं, फाउंडर तो नहीं होते हैं। इनके दो बेटे हैं सुमना और अशोक। और अशोक जो है वो राधा गुप्त की मदद से क्या करते हैं, राधा गुप्त की मदद से अपने भाई को हरा करके मगध के तख्त पे बैठते हैं, यानी मौर्य साम्राज्य का अगला राजा बनते हैं। और ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं हैं जिसमें यह कहा गया था कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार करके, 99 ब्रदर्स को, भाई 99 भाई बहुत ही बड़ा खानदान होगा, तो 99 भाइयों को मार करके जो है वो राजा बनता है। बट अगेन कोई इसका हमारे पास लिटरेरी एविडेंस नहीं है, ये सारी कहानियां हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बिंदुसार सेंट अशोका टू क्वेल द रेबेलियन। तो कहां पे रेबेलियन हो रहा था? जैसा हमने देखा तक्षशिला में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद देख ले ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसार देयर वाज अनरेस्ट इन तक्षशिला में हो रहा था। हाँ, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अशोका द ग्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अशोका जिनके नाम से ही एक तरीके से एनोलॉगस है कि हम जब मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो समझ लीजिए हम अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, अशोक के बारे में बात कर रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको अशोका नहीं अशोका द ग्रेट कहते हैं, है ना। अशोका द ग्रेट जहां भी पढ़िएगा तो इनको अशोका द ग्रेट ही कहा जाएगा। तो इनकी जो माता श्री हैं उनका नाम सुभद्रगिरी है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार। और इनके जन्म के बाद इनकी माँ को ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर कोई शोक नहीं है, कोई सौरो नहीं है, तो इनका नाम रखा जाता है अशोक, है ना, विदाउट सौरो, कोई शोक नहीं है। ठीक है, और अशोक वर्धन जो है इनका पूरा नाम है। अर्ली जो करियर उसमें आप देखिए तक्षशिला और उज्जैन दोनों के क्या बनाए जाते हैं, वायसराय बनाए जाते हैं। तक्षशिला में तो इसीलिए भेजा जाता है कि उस समय अनरेस्ट भी वहां पे होता है, जैसा हमने पढ़ रखा है। बिकेम एम्परर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, जिसका नाम है राधागुप्त, है ना, आफ्टर सक्सेशन स्ट्रगल, मतलब वही है भाइयों के बीच में झगड़ा होता है और राधागुप्त की मदद से ये राजा राजकुमार बन जाते हैं। पत्नी का नाम अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे, जैसे देवी है विदिशा की राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है, प्रिंस ऑफ उज्जैनी फर्स्ट वाइफ है। फिर कारुवाकी है जो कि क्वींस एडिक्ट, ये एडिक्ट जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है, जो लास्ट वाला पार्ट है हमारे चैप्टर का, उसमें हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर आसंधि मित्रा, ये अलग अलग इनकी पत्नियों के नाम है। अगर हम इनके बच्चों के बारे में बात करें तो तिवारा ओनली सन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस, है ना, जो कि कारुवाकी जी का पुत्र है। वहीं आप देखिएगा तो महेंद्र और संघमित्रा, जिनके बारे में हमने पहले भी बात किया है, जिनको थर्ड बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था उसके बाद श्रीलंका भेजा गया था धर्म के प्रचार के लिए, है ना, उनके पिताजी के द्वारा। फिर एक और पुत्र है जिनका नाम है जालूका, जो कि राज तरंगिनी कलहन में मेंशन है, जो कि बाद में कश्मीर के इंडिपेंडेंट राजा बन जाते हैं। अदर रिलेशन देखिएगा तो मोगाली पुत्तिशा से इनके अच्छे ताल्लुक, मतलब ये इनके भाई हैं, है ना। और इनका जो ग्रैंड सन है दशरथ, मेंशन्ड इन द वायु पुराण, मत्स्य पुराण में, है ना। और जो बराबर का गुफा है जो आजीविका सेक्ट को दिया गया था, वो भी आप देखिएगा तो किनके द्वारा दिया गया है, ग्रैंड सन आपका जो दशरथ है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following had also named देवानाम पियदसी? तो देखिए अशोका का जो इंस्क्रिप्शन मिला है वहां पे बहुत बार वो अपने आप को अशोका नहीं कहते हैं, वो अपने आप को कहते हैं देवानाम पियदसी, मतलब देवताओं का प्रिय। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप इसको डिसाइफर करने का काम करते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो आप देखिएगा तो मॉडर्न किंग अशोक जो है खुद को क्या करते हैं, देवानाम पियदसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, Who amongst the following is the wife of Emperor Ashoka who influenced him? है ना, तो अभी हमने देखा कि कारुवाकी जो है उनकी पत्नी का नाम है। उसके बाद आप देख लीजिए कलिंग वार के बारे में बात करते हैं। यही वो इंसिडेंट है इतिहास का जहां पे सम्राट जो इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया है, मगर वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा शोकाकुल हो जाते हैं रक्तपात को देख करके, ब्लड बाथ को देख करके, कि उनको अब ऐसा लगता है कि भाई अभी सब चीज में कुछ रखा हुआ नहीं है। फिर उनका हृदय परिवर्तन होता है और बाद में वो क्या करते हैं, एक तरीके से अहिंसा का मार्ग अपना लेते हैं, है ना। तो कलिंग वार के बारे में बात कर लेते हैं। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था आपका 261 बीसी में, मतलब 8 साल अब राजा रह चुके हैं अशोक, 9वें साल होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो राज तिलक है वो 269 बीसी में हो रहा है। लोकेशन मॉडर्न डे उड़ीसा यहाँ पे हो रहा है। ओनली मेजर किंगडम जो कि बिंदुसार नहीं जीत पाए थे, तो अब बेटे का भी था कि भाई पिताजी नहीं जीत पाए तो अब तो हम जीतेंगे जीतेंगे, पिताजी का अधूरा सपना जो है पूरा करेंगे। विविड डिस्क्रिप्शन गिवन इन द 13th नॉक एडिक्ट। अब ये 13 रॉक एडिक्ट क्या है, सब कुछ सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब वॉर होता है तो वहां पे औरतें बच्चे सब लोग लड़ने आते हैं और सब लोगों की जब मृत्यु देखते हैं तो बहुत ज्यादा दुखद हो जाते हैं, है ना। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है अशोक के दिमाग पे, रियलाइज द ग्रेविटी एंड द हॉरर ऑफ वॉर, उनको फिर लगता है कि भाई ये क्या ही हो गया मेरे से।
उसके बाद वाउड नेवर टू वेज सच वार अगेन। उसके बाद यहीं पे आप देखिएगा क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर शपथ लेते हैं वो और बोलते हैं कि अब हम भेरी घोषणा कहते हैं इसको, भेरी घोष नहीं करेंगे, क्या करेंगे, धम्म घोष करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कनकर तो करना है, चीजों को जीतना तो है, लड़ना नहीं छोड़ा है, मगर अब जो है धर्म के मार्ग पे चल के, ठीक है, धर्म के मार्ग पे चल के पीसफुली, किस तरीके से, शांतिपूर्ण, ठीक है। तो शांतिपूर्ण तरीके से धर्म के तरीके पे चल के अब हमको चीजों को जीतना है। अब हम शस्त्र मतलब शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या इसका मतलब आर्मी वगैरह को डिसमेंटल कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल है कि अब हम डायरेक्ट जाकर के अटैक नहीं करेंगे, कल्चरल एक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही चीज है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, तो इन द मॉडर्न डायनेस्टी कलिंग वार टुक प्लेस, तो अभी हमने देखा 261 ईसा पूर्व को ये लड़ाई जो है होता है। विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन द अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, तो जो कलिंग वार होता है उसी के समय आप देखिएगा अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है धम्म घोष। उसके पहले क्या होता है, भेरी घोष, है ना। और इसी धम्म को फैलाने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका नाम होता है धम्म महात्मा, ठीक है। विच इंडियन रूलर फॉर द कलिंग वार, अब ये यार ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अशोका ही लड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुद्धिज्म को अपनाने, जब वो अपना रहे थे उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अडॉप्टेड बुद्धिज्म इन द 9th ईयर ऑफ द रिंग, मतलब वही कलिंग वार के बाद जो है वो बुद्धिज्म अपना लेते हैं। उपागुप्त करके एक संत होते हैं यंग एज के, और बाद में मुगाली पुत्तिसा आप देखिएगा, है ना, जो कि उनके भाई भी हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के बुद्धिज्म अपना लेते हैं। मगर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो अशोका के द्वारा फैलाया हुआ धम्म है, ठीक है, वो इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म नहीं है, ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म है वो। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, है ना, 100% बुद्धिज्म नहीं है, इंस्पायर्ड है एक तरीके से, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर स्पॉन्सर्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, और इससे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी चला जाएगा, जहां पे आप जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उसके टाइम पीरियड और उसके जो स्पॉन्सर्ड राजा थे, जो पैट्रोनेज किए थे उनको, उसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और लोकेशन याद करने में बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर यहीं पे आप देखिएगा, जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि जो बुद्धिज्म है उसको कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हो गया, एक ग्लोबल रिलीजन बनाने का काम कौन कर रहे हैं, तो वो अशोक कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, साउथ इंडिया हो, है ना, मतलब अलग अलग जगहों पे भेजने का काम कर रहे हैं, ईस्ट एशिया हो, अलग अलग जगहों पे क्या कर रहे हैं, वो लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं, मिशनरीज को भेजने का काम कर रहे हैं। सेंट महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका, है ना, ब्रदर तिस्ता एंड क्वीन कारुवाकी ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिज्म, तो जो ब्रदर है, भाई है मोगाली पुत्तिसा, और जो उनकी पत्नी है कारुवाकी, वो भी बुद्धिज्म को बाद में अपना लेती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, तो वो मॉन्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने अशोक को कहा कि बुद्धिज्म अपना लो। अभी हमने देखा उनका नाम क्या है, उपागुप्ता, विष्णुगुप्त होगा नहीं, है ना, बृहदत्त वगैरह, तो बृहदत्त तो सबसे लास्ट रूलर अभी हम देखेंगे मॉडर्न डायनेस्टी के, वही है। अब हम बात कर, अब देखिए, अब देख लीजिए क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ नहीं रहा है, तो चीजों को खामखा कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी आदत होती है ना कि हमको लगता है कि यार हमने हमेशा कम पढ़ाई की है, बट उस चक्कर में क्या होता है, जो इजी चीजें होते हैं हम उसको भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ऑलवेज बिलीव इन सिंप्लिसिटी, है ना, जितना ज्यादा सिंप्लिसिटी से आप पढ़ाई कीजिएगा, रैंडम चीजों को पढ़ना छोड़ दीजिएगा, एक चीज को जो आपका थोड़ा रिसर्च डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट हमारी टीम बैठ के रिसर्च करती है ऑलरेडी, जो कंटेंट बनाया जाता है ना, वेरियस एग्जामिनेशंस जो हुए हैं एसएससी के द्वारा, उनके क्वेश्चंस को देख करके, उनके पैटर्न को देख करके हम ये समझते हैं कि दिस इज बाय फार इनफ, कि आप इतना अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं बार बार लेक्चर्स में कह रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू सर्व, है ना, आपको वो काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको 10-15 किताबें बता दूंगा जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बट ये आपको काम यहाँ पे चल जाएगा। चलिए धम्म फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं। पर्पस टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर एंड प्रमोट एथिकल कंडक्ट, इसका मतलब वही हो गया कि समाज जो है उसको सही तरीके से हमको उसमें व्यवहारिकता बना के रखना है ना, और मोरालिटी वगैरह को प्रिजर्व करके रखना है। तो पहला आप धम्म में देखिएगा क्या बोला जा रहा है, तो अपने माता पिता की बात मानिए, वो तो आज भी बोला जाता है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। पे रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, एक चीज आप देखिएगा, ब्राह्मण्स को भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इज्जत देने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। सो मर्सी टू स्लेव्स, है ना, एंड सर्वेंट्स, मतलब जो आपके स्लेव्स हैं, जो आपके यहाँ दास वगैरह है, और दास का प्रथा तो चल ही रहा था, और जो आपके यहाँ नौकर वगैरह हैं उनसे आप आदर पूर्वक बात कीजिए, उनमें बहुत ज्यादा क्रूर होने का जरूरत नहीं है।
नॉन वायलेंस अहिंसा, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब आप जिस धर्म में मानते हैं अच्छी बात है, दूसरे धर्म वाले को भी क्या कीजिए, सेम इक्वल ट्रीट करने का काम कीजिए, नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, है ना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और जब अहिंसा के बारे में बात करते हैं तो एक क्या बोलते हैं, जब अशोकन इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक बात वो कहते हैं, शायद वो 3rd या 4th इंस्क्रिप्शन है, कि जहां पे वो कहते हैं कि हमने भी क्या कर दिया है, अब जानवरों के किलिंग्स को बंद कर दिया, अब हमारे भी किचन में एक हिरन और 2 जो आपके पिकॉक हैं उनको ही मारा जाता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है, बट ये कहा जा रहा है लोगों से कि अब आप क्या है, थोड़ा सा नॉन वायलेंट बनिए, चीजों की, जीवों की हत्या कम कीजिए, मोरल एंड एथिकल बिहेवियर रखिए, चोरी चकारी ये सब जो चीजें होती है मत कीजिए, और सोशल वेलफेयर जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बना करके रखना है। ये तमाम चीजें जो है आपको धम्म फिलॉसफी में देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसको फैलाने के लिए क्या करते थे, वो स्टोन पिलर्स पे रॉक एडिक्ट्स छपवाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, अशोकन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन। एक सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मेजर एडिक्ट देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े चट्टानों पे हैं, माइनर देखने को मिलेंगे जो छोटे चट्टानों पे हैं, और इसी के साथ कुछ पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन पे भी देखने को मिलेंगे। देखिए, अब इसको मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं ऐड किया है? क्योंकि ये जो वीडियो है, जो आपका इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, है ना, जहाँ पे हम मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ना कि एसएससी, बाकी भी एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए इंस्क्रिप्शन से, उसको हम ध्यान में रखते हुए एक अलग सा टॉपिक बनाएंगे जहां पे मैप्स वगैरह का हम यूज करेंगे, ताकि आप मान के चलिए आप मॉडर्न डायनेस्टी पढ़ लिए, आपको सब चीजें याद है, फिर आपको पूरा ये लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरा पीपीटी पढ़ना पड़ेगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट ये जो है आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। क्या कहते हैं इसको? लो हैंगिंग फ्रूट। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई कोई पेड़ होता है ना, उसके नीचे फल लटका होता है, हल्का सा एफर्ट मारिएगा तोड़ लीजिएगा, मुश्किल है वो काम, मगर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मांग रहा। तो इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। जब भी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, काम आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब हम देख लेते हैं देवानाम प्रियदर्शी। ये बहुत टाइटल उनको देखने को मिलेगा अलग अलग इंस्क्रिप्शन में, जिसको हम देवानाम प्रियदर्शी कहते हैं। फिलहाल इंस्क्रिप्शन में आपको बस यही समझा रहा हूं कि उनके संदेश हैं, 14 अलग अलग संदेश हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग पत्थरों पे इनग्रेव करा दिया गया 10 अलग अलग जगहों पे, और उसमें जैसे संदेश नंबर 1 क्या है, संदेश नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, उसको अलग अलग जगहों पे लिखवा दिया गया है। वही जो है आपका इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम अशोका के बारे में बात कर लेते हैं। 232 ईस्वी में जो है 40 साल रूल करके वो मर जाता है। फिर नेशनल सिंबल तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका स्कल्पचर है, जहां पे आप देखते होंगे कि जो पिलर है, पिलर पे 4 जो आपके शेर बैठे हुए हैं, वो हमारा नेशनल एक तरीके से एम्बलम वाला काम करता है, स्टैंडिंग बैक टू बैक। ओरिजिनली जो सारनाथ पिलर है वहां से लिया गया है, ऑफिशियल एम्बलम 1950 में इसको ले लिया गया था। फीचर यहाँ पे क्या है, तो लायन सबसे ऊपर है, मतलब ये आप ऐसे देखिएगा ना, तो यहाँ पे जो चीज होता है उसको शाफ्ट कहते हैं, और ऊपर तो आपका जो चीज बैठा हुआ है वो तो बैठा हुआ है ही। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है उस पर आपको हॉर्स, बुल, एलिफेंट, है ना, एलिफेंट, ये तमाम चीज आपको देखने को मिलेंगी। फिर अशोक चक्र जो है ना, वही सेम पिलर पे आपको मिलेगा, जो कि आपको नेशनल फ्लैग पे देखने को मिलता है। इंपैक्ट ऑफ एम्पायर तो अहिंसा के पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसको हम धम्म घोष कह रहे हैं। मिलिट्री जो है इसी कारण वीक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो ठीक इसी तरीके से आपके पास मिलिट्री है, और जो आपका राज है, सप्तांग थ्योरी में हमने देखा, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कोष, मतलब ट्रेजरी चाहिए, खजाना चाहिए। और आप ये चीज मान के चलिए कि जब एंशिएंट टाइम पे, चाहे हम वैदिक पीरियड को देखें या आप कोई भी डायनेस्टी को देखिएगा, तो जो लोग जंग लड़ते थे उसमें एक मेजर जो कहते हैं ना पार्ट कि क्यों लड़ा जा रहा है, तो उसको जीतने के बाद जो भी पैसा वगैरह दूसरे साम्राज्य से मिल रहा है वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए वो खर्च करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था ये। ठीक है, जैसे हमने वैदिक टाइम पे देखा था, गाविस्ती के बारे में पढ़ा था। गाविस्ती क्या था कि जैसे मैं हूं और मैं राजन हूं, मैं राजा हूं, और मैं अगर किसी पे अटैक कर रहा हूं तो मैं गाविस्ती के लिए कर रहा हूं, मतलब उनके यहाँ जो गाय है, फिर क्योंकि वो एसेट हुआ करती थी, है ना, ब्यूटी हो गया, फिर आपका क्या कह सकते हैं, मतलब गाय इज नॉट ओनली एन एनिमल ट्रीटेड, है ना, मतलब सिर्फ जानवर की तरह उनको तो नहीं ट्रीट किया जा रहा है, बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, वेल्थ की तरह भी ट्रीट किया था, ब्यूटी की तरह भी ट्रीट किया जा रहा था, प्रॉस्पेरिटी की तरह भी ट्रीट किया जा रहा था। तो ठीक इसी तरीके से मिलिट्री अगर नहीं लड़ेगी आपकी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास खजाना जो है आपका खाली हो, क्योंकि राज्य तो आपको चलाना है, मिलिट्री को सैलरी तो आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास स्टैंडिंग आर्मी है तो, इसलिए साम्राज्य जो है वो कमजोर हो जाता है। मिड एम्पायर वल्नरेबल टू द इन्वेजन्स। अब जाहिर सी बात है कि आपने धम्म घोष के बारे में बात की है, आपका पड़ोसी तो नहीं कह रहा है ना, उसके लिए तो अभी भी आप पे अटैक करना आसान है। और इसीलिए आप देखिएगा
कि चूंकि अब मिलिट्री लड़ नहीं रही है, जैसे हमारी सेना है, अब सेना लड़ेगी नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है, सैन्य अभ्यास होते रहता है ना, क्योंकि इंगेज रहते हैं, अब जाहिर सी बात है वो चीजों में खुद को उलझाए रहते हैं, तमाम चीजें नहीं हो रही हैं। तो जैसे विस्टिजियस ऑर्गन हमारे बॉडी में होता है, किसी बॉडी का पार्ट का यूज करना छोड़ दिए, जैसे आजकल लोग दिमाग का नहीं कर रहे हैं तो काम करना बंद कर देता है टाइम के बाद। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम था, यहाँ पे किंग सुप्रीम हुआ करता था और उसको मंत्री परिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रूल कर रहे थे। सप्तांग थ्योरी में हमने ऑलरेडी देख लिया था। फिर की ऑफिशियल जैसे युवराज है, क्राउन प्रिंस, जो कि अशोक भी हुआ करते थे, कहाँ के थे अभी हमने पढ़ा था, कमेंट में बताइएगा। पुरोहित जो है वो चीफ प्रिस्ट है, और सेनापति जिनको हम कमांडर इन चीफ भी कह रहे हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्न मोनार्की, है ना। ये भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो होगा नहीं भाई, और सेंट्रलाइज्ड मतलब एक जगह पे केंद्र में राजा के पास सबसे ज्यादा शक्ति जो है वो उपलब्ध है। देखिए कुछ इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव होता था। तो सबसे ऊपर आपका राजा बैठा हुआ है, उसके नीचे आप देखिएगा तो प्रोविंसेस है, जिसको कुमार या आर्यपुत्र ये लीड करने का काम करते थे। उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम विश्य कहते हैं, जिसको राजुकास लीड करने का काम कर रहे थे। इस बार यूपीएससी में पूछा गया था ये वाला सवाल, या बीपीएससी में किसी एग्जामिनेशन में तो पूछा गया था। इंटरमीडिएट लेवल पे जो गोपा है, ऑफिसर्स बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज, वो है ना, जहां पे प्रदेशिका वगैरह युक्ता वगैरह लीड कर रहे थे। और सबसे नीचे आपका गांव आता है, जिसको ग्रामिका लीड कर रहे थे, इसको विलेज हेडमैन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट्स में और इमीडिएट लेवल में जो प्रदेशिका जो है और राजुकास है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो राजुकास आप समझिए राजा वाली बात है, थोड़ा ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। प्रदेशिका मतलब है ना, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे नेताजी, तो थोड़ा सा लोअर लेवल पे। अब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कुमार आर्यपुत्र हो गया, प्रोविंशियल गवर्नर्स हो गया, राजुकास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गया, मोस्ट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उसके बाद आपके हैं क्या, तो ये प्रदेश लिखा हुआ है जो कि रेवेन्यू ऑफिसर है। फिर युक्ता जूनियर ऑफिसर असिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। गोपा जो है आपके ऑफिसर सुपरवाइजिंग ग्रुप ऑफ विलेजेस। और ग्रामिका वो जो आपके विलेज हेडमैन को हम लोग ग्रामिका बोल देंगे। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पूरी इकोनॉमी है उसको राज्य कंट्रोल कर रहा है। गवर्नमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रेड वगैरह को रेगुलेट कर रहा है, टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उस पर भी सरकार का मोनोपोली हुआ करता था। टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी टैक्स हो रहा है उसका 1/4 या 1/6 डिपेंडिंग अपॉन द लैंड, जो जमीन है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, है ना। मतलब 25% से 16% से लेकर के 25%। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है उसके लिए प्रॉपर एक चैनलाइज वे में लोग आएंगे, आपसे टैक्स कलेक्ट करके जाएंगे। मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स जैसे लैंड टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ये तमाम चीजें ली जाती थी। जो सिक्के हैं जो प्रयोग किए जाते थे, पंच मार्क कॉइन। ये पंच मार्क कॉइन क्या होता है, जैसे आप देखते हैं मुहर वगैरह होता है, तो कॉइन लिया गया, जो भी मेटल है उसको पिघलाया गया, फिर उस पर पंच मार दिया गया, दैट इज योर पंच मार्क कॉइन। ठीक है, सिल्वर या कॉपर दोनों का बनाया जाता था, स्टाम्प विद वेरियस सिंबल्स, अलग अलग सिंबल के पंच लगा दिए गए। सबसे सिंपल तरीका है कॉइन बनाने का, दैट इज योर पंच मार्क कॉइन। ठीक है, ट्रेड तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड हो रहा है ना, ये तमाम चीजें। और गवर्नमेंट की मोनोपोली तो है ही। नाउ सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था। जैसे मूवी में होता ना, एक कहानी सबसे पहले बताई जाती है, फिर उसको सबसे लास्ट में डिकोड किया जाता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ये 7 वर्ग थे। सबसे पहले फिलोसोफर आ जाएंगे, फिर फार्मर आ जाएंगे, फिर सोल्जर, फिर आर्टिसंस, फिर हर्ट्समैन जो कि चरवाहे जिनको आप कह सकते हैं, फिर मजिस्ट्रेट्स जो कि क्या कर सकते हैं, जो चीजों को देख रेख कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और सबसे लास्ट में काउंसिलर्स जो एडवाइजर्स है ना। एडवाइजर्स का मतलब क्या हो गया, वकील आप समझ सकते हैं उनको, वो हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग जो सोसाइटी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ वुमेन, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी अच्छी पोजीशन हुआ करती थी, है ना। और रीमैरिज जो था वो अलाउड था। एम्प्लॉयमेंट अलग अलग जगह पे काम करते थे, कहीं कहीं पे तो पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी देखे गए हैं राजाओं के, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करते थे, एजुकेशन भी मिलता था, ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, अब मौर्यन एम्पायर जो है वो खत्म क्यों हुआ उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, कि जो खत्म हो रहा है उसके पीछे भी तो कुछ वजह रही होगी ना। तो एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल लीड्स टू रिवोल्ट, सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज्यादा था, केंद्र का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, तो छोटे छोटे जगहों पर जो आपके विद्रोह है, जैसे हमने देखा था तक्षशिला में हो रहा था। प्रोविंशियल गवर्नेंस साउथ इंडिपेंडेंस, जो छोटे छोटे राजा है बोल रहे हैं भाई अब हमारा भी चलेगा। ठीक है, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग वास्ट एम्पायर, और इतना बड़ा साम्राज्य हो गया है, पूरा का पूरा 2 आपका समुद्र है उसके बीचे का पूरा साम्राज्य है, और अभी का टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो है नहीं कि तुरंत हुआ वहां पता चला गया, टाइम लगता था चीजों को पहुंचने में, तब तक क्या से क्या हो जाता होगा। फिर जो पैसिफाई पॉलिसी है अशोका का कि भाई तो वो लड़ेंगे नहीं, तो उसके कारण मिलिट्री स्ट्रेंथ कम गया, और बाहर से जो आक्रमण है वो भी होना शुरू हो गया, और इसके कारण जो हो गया एग्रेसिवली जो एक्सपेंशन हो रहा था वो तमाम चीजें रुक गई। फिर ब्राह्मणिकल रिएक्शन, तो क्योंकि अब राजा जो है वो बुद्धिज्म को अपना चुके हैं, बुद्धिज्म को फैला रहे हैं, तो ब्राह्मण्स वो जो है वो खुश नहीं थे, सपोर्ट खो देते हैं वो, मतलब अशोक जो है ब्राह्मण्स का सपोर्ट खो देते हैं। इसीलिए देखिएगा रिलीजियस टेंशन के कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है।
फिर जो मौर्यन रूलर है, मतलब अशोक के बाद जो भी राजा आ रहे हैं उतने प्रभावी नहीं है जितने अशोक खुद हुआ करते थे, ठीक है। अनेबल टू मेंटेन सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसी के कारण दिक्कत होता है। इकोनॉमिक वीकनेस के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, क्योंकि जो मेजर चीज है, हम युद्ध नहीं लड़ रहे तो हमारे पास एडिशनल पैसा नहीं आ रहा है। ये तमाम चीजों के कारण भी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है आपकी। फिर आप देखिएगा कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जहां पे इंडो ग्रीक्स लगातार जो है इंडिया में अटैक करते रहेंगे, जैसे ही मॉडर्न्स का डिक्लाइन होगा, देखिएगा फिर से जो यवंस होते हैं, जो इंडो ग्रीक्स होते हैं, उनका अटैक होना शुरू हो जाता है। तो यही हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, जिसको सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ग्रीक सेंट्रल एशिया से लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। एम्पायर बहुत बड़ा, और फाइनल कोलैप्स आप देखिएगा तो जो एम्पायर है 185 बीसी में, जो लास्ट रूलर का नाम है बृहद्रथ है, उनके ही कमांडर इन चीफ जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी, उनके ही द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और फिर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत जो हो जाती है, यहाँ से पोस्ट मॉडर्न एरा जो है आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमने बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ में डिस्कस नहीं किया था, बट ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आजीविका सेक्ट। ये एक ऐसा सेक्ट है जो कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हो रहा है ना, तो सिर्फ ये दो धर्म डेवलप नहीं हो रहे हैं, इनके साथ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन भी डेवलप हो रहे हैं। उसमें से एक आपका आजीवक है, जो कि अब भारत में खो चुका है, क्योंकि अब इसके फॉलोअर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिनको ढूंढा गया था गोशाला मकाशी पुत्र, जिनको मकली घोषाल कहते हैं, उनके द्वारा, जो कि महावीर के दोस्त भी थे, जिनको रॉयल पैट्रोनेज बिंदुसार ने दिया था, ठीक है। अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ पैट्रोनाइज, और अशोका भी इसको मतलब थोड़ा सा हेल्प करने का काम करते हैं, और जो दशरथ है वो भी इसको पैट्रोनाइज करने का काम करते हैं। मतलब पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, राज्य संरक्षण देने का काम करते हैं, ठीक है भाई। आपको मंदिर बनवाना है या आपको चैत्य बनवाना है या जो भी बनवाना है, उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें हो गई। कोर बिलीफ अगर हम बात करें कि किस आस्था में वो मानते हैं, तो नियति, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म, जिसको लेकर के आजकल बहुत ज्यादा चर्चा भी है कि दुनिया में सब कुछ फिक्स है, हमारा फ्री विल नहीं है। आजकल इंटरनेट में तो कोई भी चीज है, लोग बैठेंगे चार और पॉडकास्ट में कुछ भी बात कर देंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान है बट थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो डिटर्मिनिज्म यही कहता है कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड बाय द डेस्टिनी, और हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, जो होना है वही होके रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एस्टेटिसिज्म के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं अपने शरीर को एकदम जितना हो सके उतना कष्ट दे दो, जस्ट लाइक जो हम दिगंबर जैन के बारे में बात करते थे, कपड़ा वगैरह सब त्याग कर दो, कुछ खाना वाना नहीं है जब मृत्यु के शरीर समीप पहुंचना है, यही तमाम चीजें है ना। लिविंग विदाउट क्लॉथ सिंबल टू दिगंबर जैन, नो फ्री विल, अपना जो हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है वो हम पे डिपेंड नहीं करता, हमारा कोई फ्री विल नहीं है। फिर हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बात करें तो जहानाबाद बिहार में एक जगह है, वहां पे बराबर केव्स है, तो देखा गया तो आजीविका सेक्ट को दिया गया था। केव्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अशोका रीन, ये जो केव है वो अशोका के टाइम पे बनाया गया था। ग्रैंडसन दशरथ ऑल्सो मेड डोनेशन टू द सेक्ट, तो अशोका बाद में फिर जो ग्रैंडसन दशरथ है वही जो है तमाम केव्स को आजीविकाओं के लिए बनाने का काम करते हैं। स्टेटस तो कंटेम्प्रेरी तो बुद्धिज्म जैनिज्म है, फ्लोरिश ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और इसको हम लोग लॉस्ट रिलीजन इन इंडिया कहते हैं। मतलब एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको देखने से या ढूंढने से मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न है, आइए प्रश्नों के उत्तर भी कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है आपका, द आजीविकास वर सेक्ट कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा, फिर ब्रेक अवे ब्रांच ऑफ द बुद्धिज्म, सेक्ट फाउंडेड बाय चरवाक, और सेक्ट फाउंडेड बाय शंकराचार्य। तो सही हो जाएगा सेक्ट कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा, एक ऐसा सेक्ट है ना जो बुद्धिज्म के कंटेम्प्रेरी चल रहा था। उसके बाद हम अशोकन एडिक्ट्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक स्पेशल जो लेक्चर है इसके लिए जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा 15, 20, 25 मिनट का एक चैप्टर है, अच्छे से मैप के थ्रू समझेंगे, और जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही होलिस्टिकली वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए अशोकन एडिक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओरल इंस्क्रिप्शन है कार्व्ड ऑन द रॉक पिलर्स, मतलब वही है कि जो कहा गया उसको क्या किया गया, अलग अलग जगहों पे एक तरीके से जो राज्य आदेश है उसको छपवा दिया गया। अब प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो जो बड़े बड़े पत्थर है उन पे लिखवा दिया जाता था। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है जो कि धम्म का प्रिंसिपल है उसको समझा रहे, मतलब 14 वाक्य हैं ऐसे ऐसे करके जिसको अलग अलग जगह पे पत्थरों पे छपवा दिया गया है। अब यही रॉक एडिक्ट जो 13 है वही बताता है कि कलिंग वार के बारे में जो 261 में हुआ है, ठीक है। मस्की रॉक एडिक्ट फर्स्ट टाइम वेयर अशोकास नेम इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, है ना। तो बाकी सब जगह वो अपने आप को अशोक नहीं बोल रहे हैं, बट मस्की जो है वहां पे खुद को क्या बोल रहे हैं, वो अशोक बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी सब जगह देवानाम पेदसी बोल रहे हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स वही मॉडर्न प्रिंसिपल्स, जो मेजर है बड़े बड़े 14, माइनर छोटे छोटे होंगे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। पिलर एडिक्ट जैसे ये देखिए आपका पिलर एडिक्ट हो गया, ये अशोकन पिलर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यही जो है इसके बारे में पिलर एडिक्ट के बारे में बहुत डिटेल में, जैसे ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये जो लोटस है इन्वर्टेड है, ये वाला अबैकस है जहाँ पे आपको अलग अलग जानवर मिलेंगे। फिर ये आपका कैपिटल हो गया, जैसे ये लायन कैपिटल है सारनाथ वाला, है ना। ये आपका पूरा का पूरा मोनोलिथिक एक स्टोन से, चुनार स्टोन से बनाया जाता था, बहुत ज्यादा शाइनी हुआ करता था। ये तमाम चीजें जिसको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग आपके जो पिलर्स हैं जैसे रामपुरवा है, लौरिया, नंदन राज है, ये अलग अलग पिलर्स हैं
तो इसके बारे में हम आराम से डिटेल से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्योंकि होता जनरली क्या है कि मॉडर्न पढ़ते पढ़ते जो उसका आर्किटेक्चर वाला पार्ट है उसको पढ़ने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए होता है, ठीक है। तो सांची हो गया, ये तमाम चीजें हैं जो कि हमने अभी देख ली है। स्पेशल एडिक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो भबरू है जो कि आपका विराटनगर जयपुर में है। एक्सप्लेन्स अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। क्वींस एडिक्ट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हम जरूर पढ़ेंगे। मेंशंस कारुवाकी अशोका वाइफ एंड तिवारा हिज सन स्क्रिप्ट यूज्ड। मोस्टली ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते थे, जिसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा क्या कर दिया गया था, पहली बार डिसाइफर किया गया था, मतलब पहली बार पढ़ा गया था, समझा गया था। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है, कुछ प्रश्नों की बारी है। प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अशोकास कैंपेन अगेंस्ट द कलिंगा। तो अभी हमने देखा जो आपका रॉक एडिक्ट 13 है, उसी में हमको पता चलता है कलिंगा युद्ध के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रॉक एडिक्ट 13 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दीपावंशा महावंशा के बारे में ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय अशोकास इंस्क्रिप्शंस। तो जनरली हम देखेंगे तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाता था। आई होप आपको स्क्रिप्ट का मतलब पता होगा। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो कौन से स्क्रिप्ट में लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, वही इसका आपका स्क्रिप्ट होता है। भाषा अलग अलग हो सकती है, आप चाहें तो रोमन में भी हिंदी लिख सकते हैं। जैसे आप चैट कर रहे हैं तो आप उसमें हिंदी तो टाइप नहीं करते हैं, आप ABCD ही लिखते हैं, भाषा हिंदी होती है, स्क्रिप्ट अलग हो गया। स्क्रिप्ट जो लिपि, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, लिपि क्या होती है, जिस माध्यम से हम भाषा को लिखने का काम करते हैं, तो वही आपका स्क्रिप्ट है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। इसके अलावा खरोष्ठी में भी आप देखिएगा और ग्रीक और अरामिक में भी कई अलग अलग जगहों पे चीजें लिखी जाती थी। सब कुछ पढ़ेंगे आराम से। विथ हुम्स जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड। ठीक है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा एसोसिएटेड है, तो आपका रुद्रमन है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है। तो अभी हमने देखा था, अरे भाई ये ऑप्शन थोड़ा सा गलती हो गया। ऐसे तो रुद्रमन जो एक राजा है उनके द्वारा भी आप देखिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त, अगर हम जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे एक लेक बनाया था, सुदर्शन लेक, जिसको बाद में आप देखिएगा तो रुद्रमन जो है उसको रिनोवेट करने का काम करते हैं, तो इसीलिए वहां से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद आप स्पेशल केव है बड़ाबर केव्स, जो कि आजीविका सेक्ट के लिए था, ये तो हमने देख ही लिया। अब पॉलिटिकल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो चरक है उसको प्रोविंस कहते हैं, कुमार है आर्यपुत्र, हमने देख ही लिया था, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स है, राजू का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ग्राम्य का विलेज हेडमैन है, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। धम्मा स्टार्टिंग में बताया था आपको, अशोकास के जो इथिकल कोड है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स है ना। उसके बाद आजीविका जो सेक्ट है जो अभी खो चुका है, संलेखना जैन रिचुअल है जहां पे आपको खुद को तब तक भूखा रखना होगा जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म सप्तांगपुरी कौटिल्य के द्वारा दिया गया था, क्या क्या इसका पार्ट था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अमत्य जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, सेनापति, कमांडर इन चीफ, और पुरोहित जो क्या है, जो मुख्य प्रीस्ट, हमको पुरोहित कह देंगे। सोर्सेज जहां से हमको मॉडर्न के बारे में, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में अच्छे से पता चलता है। सबसे पहले इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, महावंशा और राजतरंगिणी, ये तमाम चीजों को हमने ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो पाटलिपुत्र है, मौर्य का कैपिटल, तक्षशिला एंशिएंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आपका उज्जैनी है एंशिएंट सिटी, जहां पहले अशोक वायसराय की तरह काम कर रहे थे। फिर कलिंगा तो आपको पता ही है, और बराबर हमने देख लिया जहां पे क्या है आपका केव है आजीविका सेक्ट्स के लिए। अब ये टाइम पीरियड है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछ जाता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या करते हैं, मौर्यन एम्पायर को फाउंड करने का काम करते हैं। 305 में चंद्रगुप्त जो डिफीट करते हैं सेलुकस निकेटर को, ठीक है। 298 में बिंदुसार जो है वो राजा बनेंगे। 73 में अशोका जो है वो राजा बनेंगे। फिर 69 में आप देखिएगा, मतलब अशोका बिकेम एम्पायर, राजा बन गए, बट जो राज्य तिलक है 269 में हो रहा है। 261 में आप देखिएगा तो कलिंग वॉर हो रहा है। 260 में अशोका जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर जाएंगे, टाइम पीरियड है बस देखते रहना है। फिर 250 में आप देखिएगा तो क्या होता है, थर्ड बुद्धिस्ट जो कॉन्क्लेव है अशोका के द्वारा। 232 में डेथ ऑफ अशोका है ना, 40 साल रूल करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे लास्ट 185 BC में क्या हो जाता है, सबसे लास्ट जो बृहद्रथ जो राजा हैं उनको, उनके ही जो सेनापति हैं जिनका नाम है पुष्यमित्र सिंह, उनकी हत्या कर देते हैं और क्या बनता है, शुंगवन की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए अब ये तमाम चीजें हमने देख ली है कि आपको स्टडी गाइड में इस PDF में क्या क्या मिलेगा। हमने जो शुरुआत की थी, कहां से शुरू किया था, हमने एक नजर रिकैप करेंगे और फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमने शुरुआत जो है सबसे पहले क्या किया था, हमने सोर्सेस को समझा था। हमने क्या समझा था, सोर्सेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोर्सेस को देखा था। ठीक है, और सोर्सेज में भी हमने जो मौर्यंस हैं उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, है ना, इनके बारे में, ओरिजिन के बारे में कि वो कहां से आते हैं। ठीक है, अगर वो शूद्राज हैं तो कहां लिखा गया है। ठीक है, तो हमने देखा था मुद्रा राक्षस में जो है उनको शूद्राज बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उनको क्षत्रिय बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से जो मुद्रा राक्षस है उसकी कहानी, जहां पे क्या होते हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से किसको हरा रहे हैं, धनानंद को हरा रहे हैं, और किसकी स्थापना कर रहे हैं,
तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना कर रहे हैं, ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने जितने राजा हैं, अच्छा एक चीज तो हम भूल ही गए, इसके बाद हमने अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसको चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो सप्तांग थ्योरी है, ठीक है, उसको हमने देख लिया, ठीक है, सप्तांग थ्योरी है उसको हमने देख लिया। उसके बाद जितने भी राजा हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे वो बिंदुसार हों, चाहे वो अशोक हों, इसको हमने देख लिया। फिर हमने कलिंग के वॉर के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ा, फिर हमने इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ा, फिर हमने सोसाइटी को अच्छे से पढ़ा, और सबसे लास्ट में हमने जो इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट है उसको भी ब्रीफली देख लिया है, उसको भी हम आगे देख लेंगे, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है आपका उसको भी हम आगे देख लेंगे। तो इस तरीके से लगभग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मॉडर्न डायनेस्टी से रिलेटेड उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप हमको ये जीए वर्ड्स, जो हमारी जीए वर्ड्स वाली सीरीज है, आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी, है ना। अच्छी अगर लग रही है भाई, ये वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि वीडियोस को रेगुलरली आपके लिए बनाया जा सके। थोड़ा तो एफर्ट लगता ही है, और अगर उसको अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम सबको अप्रिशिएशन पसंद है, आपको, मुझे, हम सबको, ठीक है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स पढ़ता हूँ कि हाँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। कमेंट्स में मैंने देखा था बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग मत कीजिए, तो जितना ज़्यादा हो सका है मैंने खुद को अब यही सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है शशि थरूर बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कोशिश यही करूँगा कि उस भाषा में हम लोग उस चीज़ों को समझें जहाँ पे आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना दोनों आसान हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है शिवम गुप्ता। अगले लेक्चर में जिसमें हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।